हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सबसा क्लासेस एंड दिस इज चीनू ठाकुर। और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूपीएससी मेंस एग्जामिनेशन। अभी जीएस पेपर 1 जो है वो ऑलरेडी हो चुका है। वैसे तो चारों पेपर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी, 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, फर्स्ट पेपर जो हुआ है वो आज ये क्लास में मैं डिस्कस करने जा रही हूँ आपके साथ। क्वेश्चन पेपर आपके साथ शेयर करूंगी, किस तरह के क्वेश्चन आए हैं, क्या पैटर्न रहा है एंड क्या रिव्यू है, मतलब आप लोगों का क्या कहना है, पेपर इजी है, टफ है, ये सारी चीजें डिस्कस होने वाली हैं आज की क्लास में। तो जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी ये पेपर दे चुका है, ऑल द वेरी बेस्ट, आपका एग्जाम बहुत अच्छा रहे, आपके अंक शुभ आए। और जो प्रिपेयर कर रहे हैं आने वाले यूपीएससी एग्जामिनेशन के लिए, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में डिस्कस करेंगे वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद पेपर। तो ये पेपर मैं आपके सामने रख रही हूँ और लास्ट में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि भाई आपका जो प्रीवियस ईयर हुआ था 2023 में, जो आपका पेपर हुआ था, उसमें और इसमें जो क्वेश्चंस हैं उनमें क्या कुछ मैच होता है। क्योंकि आप प्रीवियस ईयर पेपर जब अपना प्रिपेयर करते हैं तो वो आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट होता है, क्यों मैं हमेशा कहती रहती हूँ कि ऑलवेज फोकस ऑन योर पीवाईक्यू, बिकॉज पीवाईक्यू इज ऑलवेज हेल्पफुल। कभी भी आप कोई भी एग्जामिनेशन की तैयारी करते हो तो पिछले साल जितने भी पेपर हुए होते हैं ना, वो आपको एक बहुत ही अच्छा, एक सही मार्गदर्शन करते हैं। तो चलिए फटाफट से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर आपके साथ में है। ठीक है, एक एक करके क्वेश्चन चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, अंडरलाइन द चेंजेस इन द फील्ड ऑफ सोसाइटी एंड इकोनॉमी फ्रॉम द ऋग्वैदिक टू द लेटर वैदिक पीरियड। पहला आपका क्वेश्चन आया हिस्ट्री का। आप अच्छी तरह जानते हैं कि ये जो पेपर आपका है वो पूरा क्यूमुलेटिव है, मतलब सारा जो सब्जेक्ट है उन सबको लेकर चलता है। कि आपका इसमें जो आपका हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, ये सारी चीजें लेकर यहाँ पर चलना है। ठीक है, तो एक सेकेंड रुकिए, मैं कैमरा साइड में कर देती हूँ। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर अगर आप इस क्वेश्चन को जोर देते हैं तो सबसे पहले हिस्ट्री। ठीक है, सारे पार्ट मतलब एक एक करके आते हैं, आपको पता ही है। तो आपका जब पेपर बनता है तो उसमें हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, जियोग्राफी और सोसाइटी, ये जो क्वेश्चन है इससे क्वेश्चन आते हैं जीएस पेपर 1 में। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं पहला क्वेश्चन आपका हिस्ट्री से दे दिया गया है। अंडरलाइन द चेंजेस इन द फील्ड ऑफ सोसाइटी एंड इकोनॉमी। ठीक है, सोसाइटी और इकोनॉमी पर जो ऋग्वैदिक टाइम पीरियड है और लेटर वैदिक पीरियड है, इसके बीच का जो ट्रांजिशन पीरियड है। ठीक है, ये सारी चीजें मैं अपनी क्लास में बहुत अच्छे से डिस्कस करती हूँ, क्योंकि हमेशा जो एग्जामिनर है वो ऋग्वैदिक और लेटर वैदिक पर कई बार क्वेश्चंस दे देते हैं। तो अगर हम प्रीवियस ईयर पेपर देखते हैं तो उसमें क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था और इजी भी था, तो जिन्होंने सोसाइटी एंड कल्चर पढ़ा होगा। ठीक है, आर्ट एंड कल्चर क्यों हमेशा मैं बोलती रहती हूँ कि आर्ट एंड कल्चर जो है इंपॉर्टेंट है। आप लोग अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ना होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका आर्ट एंड कल्चर से आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एस्टिमेट द कंट्रीब्यूशन ऑफ पल्लवास ऑफ कांची फॉर द डेवलपमेंट ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर ऑफ साउथ। अगेन आर्ट एंड कल्चर से दो क्वेश्चन आ गए। ठीक है, दो क्वेश्चन आपके आर्ट एंड कल्चर से डायरेक्ट आ गए, तो ये कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, आपके साउथ इंडियन जो रूलर्स हैं, सो मैंने अपनी क्लासेस में डिस्कस किया था आपके साथ कि साउथ इंडियन रूलर्स जो होते हैं उनका बहुत इंपॉर्टेंट मतलब सिग्निफिकेंस है ऑन आर्ट। ठीक है, तो ये हमेशा क्वेश्चन का कहीं ना कहीं हो ही जाता है करेक्शन। ठीक है, तो पल्लवास ऑफ कांची, अगेन हिस्ट्री वाला क्वेश्चन आपका आ गया और स्टैटिक क्वेश्चन है। लेकिन यहाँ पर दिक्कत क्या होगी कि आपको एग्जैक्ट जो है पता होना चाहिए कि पल्लवास ऑफ कांचीज के टेम्पल्स के बारे में, उनके आर्किटेक्चर्स के बारे में तो एग्जैक्ट नॉलेज होगी तो ही आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, अदरवाइज हम इसमें तो मतलब अपनी तरफ से कुछ एक्स्ट्रा ऐड करके नहीं लिख सकते। तो दिस इज क्वाइट कंफ्यूजिंग कि अगर आप कुछ एक्स्ट्रा लिखेंगे तो वो फिर आपके मार्क्स डिडक्ट होंगे ही होंगे। तो यू हैव टू वेरी पर्टिकुलर अबाउट व्हाट यू आर राइटिंग। इफ यू नो द एग्जैक्ट टॉपिक तब तो ठीक है, अदरवाइज थोड़ा सा रिस्की हो जाता है काम। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, what were the events that led to the quit india movement, point out its result। अगेन हिस्ट्री, थर्ड क्वेश्चन हो गया और ये डायरेक्ट एकदम आ गया है ना, क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में, घटनाओं के बारे में। तो ये बहुत इजी है, मैं इसे इजी समझती हूँ क्योंकि ये तो आपने क्लास 10 में भी ये टॉपिक किया हुआ था, भारत छोड़ो मूवमेंट वाला। सो दिस इज क्वाइट इजी, यू हैव टू गिव इन ऑल द इम्पोर्टेंट इवेंट्स विच इज रिलेटेड टू भारत छोड़ो आंदोलन। तो बस उसके परिणामों को स्पष्ट कीजिए, ये देख लीजिएगा कि आपको कॉज भी लिखना है एंड यू हैव टू राइट डाउन द रिजल्ट एज वेल। तो ये क्वेश्चन तब कंप्लीट होगा।
तो जो आपके आंसर राइटिंग होता है ना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मतलब एक स्टेज होती है यूपीएससी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है, जहां पर समुद्री सतह के तापमान में वृद्धि। ओके, ये क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, नंबर आपको दिखाई दे रहा होगा कि नहीं, मैं थोड़ा सा क्या इसको स्क्रीन को थोड़ा सा शिफ्ट कर दूं क्या? ओके, नाउ यू कैन सी द नंबर। ओके, just a second, I am doing some more. Okay, now the screen and the question number is visible. Okay, question number 5, why do large cities tend to attract more migrants than similar town? Discuss in the light of condition. अब यहाँ पे देखो, अब आपका सोसाइटी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आ गया है कि छोटे शहरों की तुलना में बड़े शहर अधिक प्रवासियों को क्यों आकर्षित कर रहे हैं, और विकासशील देशों की स्थितियों के आलोक में इसकी विवेचना कीजिए। ये आपका क्वेश्चन जो है, इसमें आप थोड़ा बहुत अपना ऐड कर सकते हैं, बिकॉज इस तरह के क्वेश्चंस पे आप अच्छा आंसर लिख सकते हैं अगर आपके पास उतनी इंफॉर्मेशन है और उतना आपने इस बारे में लिखा हुआ है, पहले सुना है, पढ़ा है, आप इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर चुके हैं, देन यू कैन राइट अ वेरी गुड आंसर। ठीक है, तो ये एक इजी है, ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है क्वेश्चन नंबर 6, बादल फटने की परिघटना क्या है? What is the phenomenon of cloud burst? Explain. क्लाउड बर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है, ये आपका पहले आया हुआ है, 4-5 साल पहले आपके पेपर में आया हुआ है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है आपका ज्योग्राफी से रिलेट कर रहा है, और बहुत ये कह सकते हैं, अगर आप ज्योग्राफी कंप्लीट कर रहे हैं या कवर कर रहे हैं तो दिस टॉपिक इज इजी, आपने ये कवर किया ही होगा कि क्लाउड बर्स्ट जो है, अभी कुछ समय से जो हमारा एटमॉस्फेयर में इतना चेंजेस हो रहा है, इकोसिस्टम में पूरा चेंजेस नजर आ रहा है, तो क्लाउड बर्स्ट का जो न्यूज है वो भी काफी ज्यादा आपने सुना होगा पिछले कुछ वर्षों से। सो दिस क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन आप अपना अटेम्प्ट कर सकते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 7 इज दैट जनसांख्यिकीय शीत यानी डेमोग्राफिक विंटर की अवधारणा क्या है? क्या ये दुनिया ऐसी स्थिति की ओर अग्रसर है? विस्तार से बताइए। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोग्राफिक विंटर? इज द वर्ल्ड मूविंग टुवर्ड्स सच ए सिचुएशन? एलाबोरेट। तो डेमोग्राफी से रिलेटेड बहुत सारे टर्म्स हैं। ठीक है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके डिफरेंट टर्म्स के बारे में पूछे जाते हैं। समर एंड द अदर इकोसिस्टम, नाउ द डेमोग्राफी विंटर। तो ये जो आपका क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है, और आप इसको कर सकते हैं अगर आप इसके बारे में जानकारी रखते हैं, एंड यू कैन एलाबोरेट योर आंसर एज वेल इफ यू हैव इंफॉर्मेशन। और राइट इंफॉर्मेशन ही लिखना, बिकॉज दिस इज यूपीएससी। ओके, तो ये ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी लिख सकते हैं। Then next question is distinguish between gender equality, gender equity and women empowerment. अब ध्यान से ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं आपको ध्यान से समझने हैं। Why is it important to take gender concern into account in program design and implementation? ठीक है, हिंदी में पढ़ लेते हैं। लैंगिक समानता, लैंगिक निष्पक्षता एवं महिला सशक्तिकरण के बीच के अंतर को स्पष्ट कीजिए। मतलब आपको जेंडर इक्वालिटी का भी मीनिंग मतलब अच्छे से आपको लिखना है, जेंडर इक्विटी का भी लिखना है, देन वुमेन एम्पावरमेंट का भी लिखना है, और इस बात का ध्यान रखना है कि जो आप डेफिनेशन लिख रहे हैं वो एक दूसरे से सिमिलर नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमसे अंतर पूछा गया है। आप अंतर कैसे डिफाइन करेंगे अगर आपने इस तरह की कोई डेफिनेशन जिसमें वर्ड मैच हो रहे हैं, अगर उसमें सिमिलैरिटी शो हो गई तो फिर आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो ध्यान से ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपको क्या करना होता है, अभी तो जो आपने लिखा होगा आई होप बहुत अच्छा लिखा होगा, बट जो नेक्स्ट एक्सपीरियंस है, जो तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन जब आप सोसाइटी से रिलेट पढ़ते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी इंफॉर्मेशन सिविक्स जो पार्ट है उससे बहुत ही ज्यादा अच्छी होनी चाहिए। जो आप सोसाइटी कल्चर के बारे में पढ़ रहे हैं उसके बारे में भी आपके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, एंड हाउ यू राइट द डेफिनेशन ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ वर्ड्स। ठीक है, ये बहुत जरूरी चीजें हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। यस, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9। दिस क्वेश्चन इज इंटरकास्ट मैरिज बिटवीन कास्ट which have socio-economic party have increased. Okay, so to some extent, but this is less true of interreligious marriages discussed. Yes, this kind of question is like something it would be blast. ठीक है, मतलब कि कहने का है कि ऐसे क्वेश्चंस जो होते हैं वो आपके एप्टीट्यूड को
एकदम परफेक्टली चेक करते हैं। तो एग्जामिनर्स जो हैं वो देखना चाहते हैं कि व्हाट इज योर थ्योरी, व्हाट इज योर पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स द सोसाइटी। ठीक है, वहाँ के जो टॉपिक चल रहे हैं, पूछा गया है कि इंटरकास्ट मैरिज जो है बिटवीन कास्ट विच हैव सोशियो इकोनॉमिक पार्टी, जिसमें मतलब अंतर धार्मिक विवाहों के बारे में पूछा गया है। जो अंतर जातीय विवाह होते हैं वो कुछ हद तक बड़े हैं, किंतु अंतर धार्मिक विवाहों के बारे में ये कम सच है। ठीक है, विवेचना कीजिए, यानी कि इंटरकास्ट मैरिजेस तो बड़ी हैं, बट अंतर धार्मिक विवाहों में ऐसा नहीं हुआ है। ठीक है, तो इंटर रिलीजियस वाली जो चीजें हैं वो नहीं हुई। तो आपको इस बारे में बताना है, डिस्कस करना है कि आपके इस बारे में क्या विचार है। तो क्वाइट इंटरेस्टिंग। अब ये यहाँ पे देखा जाएगा कि आपके जो थ्योरी है, आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन है इससे रिलेटेड, इस सोसाइटी के इशू से रिलेटेड, वो क्या है। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी, विकास के सामाजिक आर्थिक मुद्दों से निपटने में सरकार, सरकारी संगठन एवं निजी क्षेत्रों के बीच किस प्रकार का सहयोग सर्वाधिक उपयोगी होगा। इन डीलिंग विद सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज ऑफ डेवलपमेंट, what kind of collaboration between government, NGOs and private sector would be most productive? Again, they are asking about the exact knowledge of various schemes which provided by government, NGO and other private sector related with your socio and economic issues. So आपको एलोबरेट करना था, पूरा अच्छे से लिखना था। ठीक है, क्या आंसर लिखना था वो मैं इस क्लास में आपके साथ डिस्कस नहीं कर रही हूँ, बट मेनली हम लोग क्वेश्चन ही डिस्कस कर रहे हैं। तो दिस इज इजी, आप अच्छे से लिख सकते हैं अगर आप बहुत टाइम से पेपर्स पढ़ रहे हैं, मैगजीन तैयारी कर रहे हैं, और उसके बाद जो नोट्स हैं वो आपके प्रिपेयर हो रहे हैं सोसाइटी से रिलेटेड इश्यूज से। सो दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग आंसर, और वो लिखने में भी अच्छा होगा कि आप अच्छे से लिख पाएंगे। देन क्वेश्चन नंबर 11 इज, हालांकि महान चोल शासक अभी मौजूद नहीं है। अगेन हिस्ट्री आया है यहाँ पर। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन आ गया हिस्ट्री का। Though the great Cholas are no more, yet their name is still remembered with great pride because of their highest achievement in the domain art and architecture. Again, art and culture का दोस्तों जो हिस्ट्री इस बार आई है, आर्ट एंड कल्चर पर बहुत ज्यादा फोकस रहा है। ठीक है, 3 क्वेश्चन आ गए। और चोलास का आर्ट एंड कल्चर, वैसे मोस्टली क्या होता है, चोलास के एडमिन के बारे में ही ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन काफी बार पूछा गया है, तो इस बार आर्ट एंड कल्चर में चोलास और पल्लवास दोनों के बारे में पूछा गया है। एंड साउथ हिस्ट्री में आपका चोलास, पल्लवास, पांड्यास, चेरास, इन सब के बारे में पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से समझ के आपको ये आंसर लिखना है। एंड इफ यू हैव परफेक्ट नॉलेज अबाउट चोलास आर्किटेक्चर, तो ये आंसर बहुत आसान हो जाएगा, तो आप कर पाएंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 12th पे आता है। हाउ फार इज इट करेक्ट टू से दैट द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वाज फॉट essentially for the preservation of balance of power? अब यहाँ पे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में पूछ लिया गया है। ठीक है, अगेन हिस्ट्री, और वर्ल्ड वॉर के बारे में अब डिस्कशन हो रहा है, तो आप ये समझ लो कि आपका जो वर्ल्ड हिस्ट्री है, ठीक है, जो बहुत कम लोग पढ़ते हैं, मैं आपको डायरेक्ट बता रही हूँ, बिकॉज जो आपके एस्पिरेंट्स है, यूपीएससी एस्पिरेंट्स, पूरा जब इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हैं और लास्ट जब वर्ल्ड हिस्ट्री तक पहुंचते हैं, तो फिर वो उसको थोड़ा सा ओवरलुक कर देते हैं कई बार। तो अगर है भी तो मतलब वो सोचते हैं कि एक ही क्वेश्चन तो आता है मोस्टली, तो इस चीज को उतना सीरियस लेते नहीं। ठीक है, तो वर्ल्ड वॉर हिस्ट्री का उन्होंने नहीं लिया है, तो किसी ने नहीं भी किया है तो कोई बात नहीं है, बट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से रिलेट जो है लिखना आसान था, बिकॉज आप कॉजेज इवेंट्स ऑलमोस्ट सभी को मालूम है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का, तो ये इंटरेस्टिंग भी है और इजी भी है। Then next question is, how far was the Industrial Revolution in England responsible for the decline of handicrafts and cottage industry in India? अब देखो ये cottage industries in India, ठीक है, again is somehow match with the history and the art and culture, तो ये आ गया है, तो this is not हिस्ट्री बट आर्ट एंड कल्चर से रिलेट किया गया है। और यहाँ पर आपसे डायरेक्ट पूछा गया है जो इंग्लैंड है वो कैसे रिस्पॉन्सिबल हुआ डिक्लाइन का, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है ये हिस्ट्री का। ठीक है, ये क्वेश्चन एकदम सिंपल है, अगर आपने वो सारा चीजें पढ़ा हुआ है तो बहुत अच्छे से, बहुत बढ़ा चढ़ा के भी आप इसका आंसर आप लोग लिख सकते हैं। ये आपका एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, तो दिस इज इजी। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा है, द ग्राउंड वाटर पोटेंशियल ऑफ द गैंगेटिक वैली इज ऑन अ सीरियस डिक्लाइन, ओके, हाउ मे इट इफेक्ट द फूड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया? तो गैंगेटिक वैली जो है, गंगा घाटी की जो भूजल क्षमता है उसमें गंभीर गिरावट आ रही है, ये भारत की खाद्य सुरक्षा को कैसे प्रभावित कर सकती है?
और ये जो वाटर स्कार्सिटी है या इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा अभी डिस्ट्रीब्यूट की जा रही है पूरे सरकार के द्वारा भी, और आपको भी ये बिल्कुल कनेक्ट रहना होगा इन सब मुद्दों से लेकर, क्योंकि पानी का प्रॉब्लम जो है अभी हाल ही में हमने बेंगलोर वाला केस भी देखा है। तो ऑल एंड ऑल ये सारे जो टॉपिक है आपको हमेशा इनसे बहुत अच्छी से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, बहुत अच्छे से आंसर भी एलोबरेट करने में आपके हेल्प हो सकती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, अरोरा ऑस्ट्रेलिस और अरोरा बोरेलियस क्या है, ये कैसे उत्प्रेरित होते हैं। ये थोड़ा सा मैं कहूँगी टफ क्वेश्चन होगा, अगर क्योंकि आपने सुना तो होगा अरोरा ऑस्ट्रेलिस और अरोरा बोरेलियस के बारे में, बट अगर आपने इसके लिए डिटेल में नहीं पढ़ा है तो आप ये आंसर शायद उतने अच्छे से अटेम्प्ट नहीं कर पाए। ठीक है, सो दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन कैन कम टू योर एग्जामिनेशन, फॉर दिस यू हैव टू स्टडी हार्ड। ओके, और यूपीएससी वैसे भी हार्ड पेपर है, तो आपकी उसकी तैयारी तो आपकी अलग ही लेवल पे चलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, ट्विस्टर क्या है। ओके, व्हाट इज अ ट्विस्टर, व्हाई आर द मेजॉरिटी ऑफ ट्विस्टर्स ऑब्जर्व्ड इन एरिया अराउंड द गल्फ ऑफ मैक्सिको। सो अगेन स्टैटिक है आपका, पूरा इंफॉर्मेशन आपके पास है, तो यू कैन राइट दिस आंसर वेरी गुड। सो ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 16 एंड नाउ 4 क्वेश्चन रह गए, तो फटाफट से उसको भी डिस्कस करके देख लेते हैं कि वो क्वेश्चन कौन से हैं। सो क्वेश्चन नंबर 17, क्षेत्रीय असमता क्या है एंड ये विविधता से किस प्रकार भिन्न है, भारत में क्षेत्रीय असमता का मुद्दा कितना गंभीर। ओके, सो सीरियस नोट्स भी पूछे गए हैं आपसे, तो व्हाट इज रीजनल डिस्पैरिटी, हाउ डज इट डिफर फ्रॉम डाइवर्सिटी एंड हाउ सीरियस इज द इशू ऑफ रीजनल डिस्पैरिटी इन इंडिया। तो रीजनल डिस्पैरिटी, डाइवर्सिटी और रीजनल डिस्पैरिटी तीनों के बारे में आपको मेंशन करना था, और इन तीनों का पहले डिफाइन आपको अच्छे से डिफाइन करना है, उसके बाद ये किस तरह से सीरियस मैटर बनते हैं। ठीक है, और डिस्पैरिटी से रिलेट इशू है, तो बी केयरफुल ऑफ सच टाइप ऑफ क्वेश्चन, बहुत ध्यान से लिखने हैं। तो किसी के भी पर्सनल जो रिलीजियस फील्ड है या कुछ भी है उसको आहत भी नहीं करना है, और आंसर भी एलोबरेट करना है, तो ध्यान से समझ के लिखना होगा। Then question number 18 is, despite comprehensive policies for equity and social justice, underprivileged section are not yet getting the full benefits of affirmative action. Okay, envisaged by the Constitution and Common. यानी समानता और सामाजिक न्याय की व्यापक नीतियों के बावजूद भी, मतलब बार बार सोसाइटी में कहा जाता है कि समानता है, सामाजिक न्याय है, लेकिन इसके बाद भी कुछ वंचित वर्गों को संविधान द्वारा परिकल्पित सकारात्मक कार्यवाही का पूरा लाभ नहीं मिल रहा, टिप्पणी कीजिए। ठीक है, सो ये क्वेश्चन आपका, वैसे तो पेपर 2 का ये क्वेश्चन है। ठीक है, ज्यादातर जो इस तरह के क्वेश्चन है आपके सोसाइटी से रिलेट कर रहे हैं या सिविक्स से जो रिलेट कर रहे हैं, पेपर 2 के क्वेश्चन है, बट ये क्योंकि सोसाइटी से कनेक्ट कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन यहाँ पर भी दे दिए गए हैं, तो ध्यान से करने हैं आपको ये क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट टाइम भी आपको ध्यान रखना है जब आप पेपर अपना नेक्स्ट प्रिपेयर कर रहे हो यूपीएससी का, और अब जो कैंडिडेट तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग अपने आंसर्स को लिखना शुरू कर दीजिए, अपने आंसर्स को ठीक से चेक करेंगे, मैं आपके साथ शेयर करूंगी बाद की वीडियोस में इसके आंसर्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 कहता है, ग्लोबलाइजेशन हैज इंक्रीज्ड। तो ये जरा ध्यान से टॉपिक को समझ के करना, ग्लोबलाइजेशन वाला मुद्दा काफी ज्यादा जो है इन है। ठीक है, सो ग्लोबलाइजेशन हैज इंक्रीज्ड अर्बन माइग्रेशन बाय स्किल्ड यंग अनमैरिड वुमेन। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर टॉपिक, तो from various classes, how has this trend impacted upon their personal freedom and relationship with family? So be careful of such questions again. यहाँ पर आपको फॉर में भी लिखना है, अगेंस्ट में भी लिखना है, तो इस तरह के क्वेश्चंस में आपको बहुत ही डायनेमिक होकर सोचना पड़ता है, बहुत ही डायनेमिक होकर लिखना भी पड़ता है। सो लास्ट क्वेश्चन है, इस अभिमत का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए कि भारत की सांस्कृतिक विविधता और सामाजिक आर्थिक सीमांतताओं के बीच एक गहरा संबंध है। Okay, so critically analyze the propositions that there is a high correlation between India's cultural diversities and socio-economic marginalities. अब मोस्टली क्या होता है, जो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं ना सोसाइटी से रिलेट करते हुए, कल्चर से रिलेट करते हुए, तो इसमें सारे क्वेश्चन जो है somehow मैच हो जाते हैं, सो बी केयरफुल, और ऐसे क्वेश्चंस के आंसर्स लिखते समय। So these are all questions we have discussed. Okay, so guys, this is all about the class. Okay,
अब मैं थोड़ा सा ये डिस्कस कर लेती हूँ कि क्या डिफरेंस रहा है 2023 का जो पेपर आपका हुआ है और ये वाला जो पेपर हुआ है। इसमें जो क्वेश्चंस का मार्किंग डिस्ट्रीब्यूशन है, मार्किंग तो नहीं बट क्वेश्चंस के जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिस्कस कर लेते हैं फटाफट से। ठीक है, थोड़ा इजी रहेगा समझने के लिए कि हमें नेक्स्ट पेपर का कैसे प्रिपरेशन करना होगा। तो अगर मैं इससे प्रीवियस ईयर पेपर के बारे में आपसे डिस्कस करूं कि किस तरह से क्वेश्चंस का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, तो यहाँ पे मेनली हम जो डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, मैं मार्क्स के बारे में अभी नहीं बात कर रही हूँ फिलहाल, तो ऑटोमेटिकली आप समझ ही जाएंगे। तो हमारा जो हिस्ट्री है, ठीक है, हिस्ट्री और आपका आर्ट एंड कल्चर, देन जियोग्राफी, देन सोसाइटी। ठीक है, तो इन 4 पोर्शन से 2023 का मैं बात कर रही हूँ, तो कैसे पैटर्न और क्या क्या क्वेश्चन थे। तो हिस्ट्री के लगभग 5 क्वेश्चन आए थे उस समय। ठीक है, और आर्ट एंड कल्चर के आपका एक क्वेश्चन था, ज्योग्राफी का आपका लगभग 8 क्वेश्चन थे और सोसाइटी से 6 क्वेश्चन। ठीक है, तो मेनली जो आपका 2023 का पेपर था उसमें ये वाला आपका पैटर्न था, ये वाले आपके क्वेश्चंस के पूरा जो डिस्ट्रीब्यूशन था वो ये था। अब अगर डिस्कस करते हैं कि इस बार का जो रहा है, इस बार का कैसा रहा है, उसमें कितने कितने क्या क्या क्वेश्चन हैं, तो मैं यहीं पे लिख देती हूँ। ठीक है, इजी रहेगा ना समझने के लिए। 2024 का अगर हिस्ट्री की बात की जाए तो हिस्ट्री में लगभग 3 क्वेश्चन। ठीक है, एक बार फिर भी आप लोग चेक कर लेना, मेरे हिसाब से 3 क्वेश्चन है। आर्ट एंड कल्चर से भी 3 क्वेश्चन है, वो तो हम लोगों ने पढ़ ही लिया कि आर्ट एंड कल्चर से 3 क्वेश्चन आए। ज्योग्राफी आपका 5 क्वेश्चन है, ज्योग्राफी से 5 क्वेश्चन आए, फिर 20 क्वेश्चन का हम लोगों ने यहाँ देखना है ना, 20 क्वेश्चन का देखना है, हमने चेक करना था। सो उसके बाद सोसाइटी से रिलेटेड काफी क्वेश्चन आ गए, मतलब 4 2 6 9 क्वेश्चन आपके सोसाइटी एंड कल्चर से आ गए। तो जब भी आपका पेपर होता है, अब नेक्स्ट पेपर जो होगा 2025 में होगा, तो ये बिल्कुल मैं नहीं कहूंगी कि सेम कुछ ऐसे ही पैटर्न होगा कि सोसाइटी के अगर 9 है तो 9 आएंगे, ये सब इस सब की कैलकुलेशन में मत जाना। लेकिन इस बार जो है हिस्ट्री के कम कर दिए गए, बट सोसाइटी के इशू बहुत ज्यादा बढ़ रहे, क्योंकि आजकल इतना ज्यादा सोसाइटी में बहुत सारे मतभेद बढ़ गए थे। ठीक है, लोगों के अंदर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, तो उन सब मुद्दों को लेकर काफी क्वेश्चन इस बार आए हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द क्लास। आई होप कि आप लोग को क्लास अच्छी लगी होगी। अगर कोई और कंफ्यूजन है या कोई और क्वेरी है आपकी, और अगर आप नेक्स्ट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो भी आप टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी एडमिनिस्ट्रेशन टीम हमेशा आपकी हेल्प करने के लिए रेडी रहती है, और अपनी तैयारी भी स्टार्ट कर सकते हैं। और इसके बाद में आपको इसका नेक्स्ट एग्जाम है जो, उसका भी डिस्कशन आपके साथ करूंगी। सो थैंक यू सो मच, विल मीट सून इन आवर नेक्स्ट सेशन, and all sessions are very important, so be in the class, and if you like the session, so just click on the like button. Thank you so much, bye bye, take care.